पहले दांत आ रहे हैं तो शहद लगा दो, घुट्टी में शहद दे दो, ज़रूरत नहीं है। देखो, होने को किसी को ना हो, बट किसी को अगर क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम करके हमारे एक इन्फेक्शन होता है जो कि सिर्फ डायरिया नहीं करता, पेट का इन्फेक्शन नहीं करता, वो पैरालिसिस तक कर सकता है बच्चे को। हाँ, तो वो हनी के साथ बहुत स्ट्रांगली एसोसिएटेड है। तो घुट्टी न्यूबॉर्न को जो दी जाती है वो हम बिल्कुल मना करते हैं। और जो लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं आयुर्वेदिक है, XYZ, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स जो ट्रस्टेड डॉक्टर्स हैं वो भी बोलते हैं 6 महीने तक आप बच्चे को कुछ नहीं दो, अपना माँ का दूध इज़ अ घुट्टी इन इटसेल्फ। 6 मंथ्स में कितनी बार भी पॉटी करता है बच्चा, जब तक वो हार्ड नहीं है, बकरी की तरह गोल गोल मिंगनी नहीं निकल रही है, बहुत मोटा सा कुछ पार्ट विच इज़ डिफिकल्ट टू पुश आउट, दैट इज़ अ रेड फ्लैग। या ब्लड है तो रेड फ्लैग ऑब्वियस है। 6 मंथ्स के बाद जब सॉलिड शुरू होता है तब फिर पॉटी रेनबो हो जाती है, कोई भी रंग आ सकता है उसमें, ठीक है, कितनी बार कर सकता है, बट जब तक वो कॉन्स्टिपेटेड नहीं है वो बिल्कुल जेट ब्लैक का मतलब भी होता है डाइजेस्टेड ब्लड, रेड फ्लैग। तो बिल्कुल ब्लैक या ब्लड या कॉन्स्टिपेटेड पूप नहीं होना चाहिए। तो कॉफ सिरप्स देखो ज़रूरत थी तभी बने हैं, ठीक है, पर हो क्या रहा है आजकल, हम जिसको ज़रूरत नहीं है उसको भी दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं तो हम केमिस्ट से ले रहे हैं, घर पे जो पड़ा है वो पिला दे रहे हैं, बड़े भाई की डोज छोटे बच्चे को दे देते हैं, ड्रॉप्स वाली डोज सिरप में चली जाती है। फर्स्ट 45 डेज जब तक आपका ब्रेस्ट फीडिंग इस्टेब्लिश नहीं होता है, लैच बच्चा जो पकड़ता है उसको लैच बोलते हैं, वो इस्टेब्लिश नहीं होता है, तब तक बॉटल्स, निपल्स, पैसिफायर्स नहीं देने हैं, बिल्कुल नहीं देना है। तो मसाज के साथ नाक नहीं खींचनी है, कान नहीं पुल करना है, माथा नहीं धक्के मारने हैं, टेढ़ा मेढ़ा नहीं लिटाना है, बच्चे को हिलाना नहीं है, वो रोबोट नहीं है वो। देन अनदर इज पुटिंग यहाँ पे तेल, यहाँ पे तेल, यहाँ पे तेल, जेनिटेलिया में, ठीक है, ये जो तेल इधर उधर सब हम डालते हैं, ये पहली चीज़ तो तेल के साथ कुछ इन्फेक्शंस हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और ये डैम्प सर्फेसिस होते हैं अंदर, क्या गया क्या हुआ, ये सारा ब्रेन से कनेक्टेड होता है, सो हमें नहीं चाहिए वहाँ कोई इन्फेक्शन। मैं तो ये भी नहीं बोलती कि आप क्या बोलते हैं ना, ये बिल्कुल मीठा मत दो, फीका खाना खिलाओ, नहीं, आपको जो भी मीठा करना है, आप अगर हलवा बनाना चाहते हो उसमें डेट्स डाल दो, ठीक है, आप अगर ओट्स मीठा बना रहे हो आप उसमें केला डाल दो। 2 ईयर्स तक हम शुगर रिस्ट्रिक्ट करने को बोलते हैं, फर्स्ट बर्थडे तक हम एडेड सॉल्ट रिस्ट्रिक्ट करने को बोलते हैं। जुकाम, खांसी, उल्टी, दस्त किसी के साथ भी आएंगे, जाते जाते मैं पर खाता नहीं है। इट इज़ ऑल अबाउट हाउ यू मेड देम। जब वो बोल रहा था लाओ मम्मा मैं खुद खाऊंगा, तब आपने नहीं दिया, आपने तब उसको चिड़िया दिखा के उसके मुंह में साइड से खाना डाल दिया, ठीक है। फिर जब उसने नहीं खाया, उसको कनेक्शन ही नहीं बना खाने से, ना टच करने दिया, ना मज़े लेने दिए, ना उसको गिराने दिया, बच्चा खेलता है। सबसे कॉमन गलती जो आई थिंक कोई माता पिता निकले ही नहीं है फेस से बिना करे, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, ठीक है, वो है बच्चों को थप्पड़ मार देना या अपनी झंझलाहट उन पे डाल देना। इंडिया में हम सभी जानते हैं जब भी किसी के घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसे लेकर के कितनी एक्साइटमेंट होती है, लेकिन एक्साइटमेंट के साथ आते हैं बहुत सारे ओपिनियंस कि बच्चे को क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, कैसे पालना है, कैसे पोसना है, और बहुत सारी चीज़ें। और इसमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूज कौन से होते हैं? पेरेंट्स, क्योंकि उनके पास इतने सारे ओपिनियंस आते हैं कि हमने तो अपने बच्चे को ऐसे पाला था तो तुम भी अपने बच्चे को ऐसे पालो, हमने तो अपने बच्चे को ये खिलाया था, वो खिलाया था, और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अगर आप भी इन सभी ओपिनियन से परेशान हैं और सच में जानना चाहते हैं कि आपके बच्चे के लिए क्या हेल्दी है, क्या नहीं हेल्दी है, तो आप एकदम सही जगह पर आए हैं। आज के स्वास्थ्य चर्चा में हम इन्हीं सब टॉपिक पर बहुत ही विस्तार से डिस्कस करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट इस सेशन में जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर माधवी भारद्वाज, जिन्हें आप बच्चों के डॉक्टर के नाम से जानते होंगे। सोशल मीडिया पर इनके बहुत सारे वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें ये बहुत ही आसान भाषा में ऐसे ऐसे मिथ्स बर्स्ट करती हैं जो बच्चों से रिलेटेड लोगों को पता ही नहीं होती, और वो सालों से फॉलो भी करते आ रहे होते हैं। इतने ही नहीं, इनके पास बहुत सारे टिप्स भी हैं जो न्यू बॉर्न के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, स्पेशली पेरेंट्स के लिए। तो हमारे साथ डॉक्टर माधवी इस सेशन में जुड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले तो डॉक्टर सेशन आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मेघा, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें अपने इतने बिजी शेड्यूल से थोड़ा सा टाइम देने के लिए, ताकि हमारी ऑडियंस को आपके ज़रिए जितने न्यू बॉर्न से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं ना, उसमें से हम बहुत सारी चीज़ें जो है वो समझा सकें। बिल्कुल बिल्कुल श्योर। बिल्कुल, तो शुरू करते हैं सेशन को। अभी जिस हिसाब से हमारा लाइफस्टाइल चेंज है, हम सभी जानते हैं, हम सब गंदा खा रहे हैं, हमको पता है कि खा रहे हैं,
वो हमारे बच्चों को भी जा रहा है। शुगर जो है उसको एकदम से विलेन और कल्प्रिट बना दिया गया है, जबकि बचपन से तो हम चीनी खा ही रहे हैं। बिल्कुल। हम सब जानते हैं कि हमारे डाइट में चीनी का हिस्सा जो है, मतलब चीनी का हिस्सा था, अचानक से कुछ ऐसा एक सैलाब आया है कि चीनी विलेन बन गया, कल्प्रिट बन गया, बच्चों को बोला जाता है बिल्कुल मत दो। आपका क्या इसमें टेक है, और अगर देना है चीनी किस मात्रा में दे, कब से शुरू करें, थोड़ा उसके बारे में बताइए। सी वो विलेन ना इसीलिए बन गया क्योंकि हम लोग बहुत कॉम्प्लिसेंट हो गए। ठीक है, अभी चीनी मत दो, हम बोलते हैं 2 साल तक आप कोशिश करो नहीं दो। फर्स्ट बर्थडे तक तो नहीं देना है, उसके बाद भी टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी एज लेस एज पॉसिबल। अगर आप चीनी के नाम पर जैसे मेरी मम्मी अपने बचपन में खाती थी, खिला रहे हो, प्रॉब्लम ही नहीं होनी थी। पर जैसे मैंने अपने बचपन में खाया है वो प्रॉबेबली उससे 20-30% ज़्यादा हो गया था। और अब मेरी बेटी के बचपन में तो दिन में 5 बार भी चॉकलेट आती है, हर बर्थडे पे केक कटता है, 5 फ्रेंड्स स्कूल में है, 5 बस में है, 3 सोसाइटी में है, तो महीने में 4-5 दिन तो बर्थडे पार्टी में कूड़ा खा के आते हैं। चलो पार्टी छोड़ो, ऑर्डर कितनी बार करते हैं हम घर में, ठीक है ना। सो हमारी सिचुएशन बहुत चेंज हो गई है, हमारे तरीके लाइफ के बहुत चेंज हो गए हैं। पहले होली दिवाली पे घर में मिठाइयाँ बनती थी, शादी में बन गई, आया वो महीने तक चल गया, चलो चल भी गया महीने तक, पर हम इतने 2-2 3-3 घंटे घर ही नहीं घुसता था बच्चा, बाहर खेलते ही रहता था। अब बाहर नहीं निकलते बच्चे, टीवी के सामने से नहीं उठते, ठीक है। एंड देन फिर जो लोग ये बोलते हैं कि हमारे बच्चे तो बिल्कुल ठीक चले, आपकी ठीक की परिभाषा बहुत गलत है, ठीक है। मेरे पापा को, मम्मी की तरफ तो जेनेटिक नहीं है, बट मेरे पापा को 50 की एज में डायबिटीज़ आया, ठीक है। मैं 28 में पहली बार प्रेग्नेंट हुई थी, आई वॉज डायबिटिक ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी। वो मैंने डाइट और एक्सरसाइज से मैंने कंट्रोल कर लिया। सेकेंड प्रेगनेंसी 34 की एज में फिर डायबिटीज़ आया। मेरी बॉडी ऑलरेडी मुझे बोल रही है कि तुम छोड़ो ज़रा, देखो मैं आ जाता हूँ डायबिटीज़, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है ना कि मैं सही हूँ तो वो मैंने साधा हुआ है, जो नहीं साधेगा वो डायबिटीज़ भी, हाइपरटेंशन भी, सब कुछ। क्यों मेरे दादा दादी कभी बीमार नहीं पड़े, फिर मेरे मम्मी पापा की जनरेशन थोड़ी थोड़ी होने लग गई बीमार, ठीक है, पर फिर भी हम बोलते हैं ओल्ड एज प्रॉब्लम्स हैं। मेरी जनरेशन में तो ये ओल्ड एज प्रॉब्लम्स ही नहीं है, ये तो यंग एज में, मतलब अभी तो प्रॉड भी नहीं बोल सकते, मतलब नॉट इवन क्रॉस 40, ठीक है, हमें ऑलरेडी प्रॉब्लम शुरू हो गई है, ठीक है। पहले मेरी मम्मी बोलती थी पैरों में भड़क लग रही है, पैर दबा दे, मेरी अम्मा के मुंह से तो मैंने कभी सुना नहीं, अभी से लगता है रोज मालिश कर दे कोई मेरी, ठीक है। सो ओवरऑल शुगर को हमें और शुगर हर बंदा खाएगा, सर्वाइवल के लिए ग्लूकोज चाहिए, वो हमारी बॉडी की करेंसी है, एनर्जी करेंसी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि शुगर बच्चे में जाएगा ही नहीं। हम ये बोलते हैं कि हम जो भी खाते हैं, दाल चावल कार्ब्स, जो भी तुम खा रहे हो, चावल खाया तुमने, पोहा खाया, फ्रूट्स खाए, सब में कार्ब्स हैं, वो जा ही रहे हैं, तो आप एटलीस्ट 2 साल तक उसको एडेड शुगर मत दीजिए, जिससे बच्चे का न्यूट्रल टेस्ट ही डेवलप हो जाए। बच्चा बड़े होके चॉइसेस ही ऐसी ना करे कि मैं जंक फूड ही खाऊंगा, जो चीनी खा के जो मुझे रश मिलता है मैं वही सीख करता रहूंगा, बस आप वो मत करो, उतना कह रहे हैं। मैं तो ये भी नहीं बोलती कि आप क्या बोलते हैं ना, ये बिल्कुल मीठा मत दो, फीका खाना खिलाओ, नहीं, आपको जो भी मीठा करना है, आप अगर हलवा बनाना चाहते हो उसमें डेट्स डाल दो, ठीक है। आप अगर ओट्स मीठा बना रहे हो आप उसमें केला डाल दो। नेचर बहुत इंटेलिजेंट है, नेचर ने जहाँ भी शुगर दिया है, तुम सोचो फिग्स, प्रून्स, इवन शुगर केन जिससे हमने शुगर निकाला है, इट इज़ फुल ऑफ फाइबर, बट हमने शुगर केन का फाइबर हटा दिया क्योंकि वो हमारी गट तो झेल नहीं सकता, जानवर ही खा सकते हैं, हमने उसका शुगर ले लिया। तो व्हेन यू लूज द फाइबर, बॉडी में शुगर पीक्स में अब्जॉर्ब होता है, बट व्हेन इट इज विद द फाइबर वो प्लेटू की तरह अब्जॉर्ब होता है, जो मेरी बॉडी के लिए आसान है पचाना। करेक्ट है। तो साइंस हमें पता है, हमें अपनी प्रॉब्लम्स बढ़ती हुई दिख रही हैं, और कोई चीज़ है जो हमारे कंट्रोल में है, क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल करना भी चाहिए, आई गेस। एग्जैक्टली। तो ऐसे और भी कोई बेंचमार्क सेट है कि इस एज तक बच्चों को ये इंट्रोड्यूस नहीं कराना चाहिए और इस एज के बाद हम इंट्रोड्यूस करा सकें? अगर हम न्यूबॉर्न से लेकर के लेट सपोज 5 साल के बच्चों तक की बात करें, कि हर साल अपने बच्चों को हम ये इंट्रोड्यूस करा सकते हैं और इस साल तक ये चीज़ें नहीं देनी चाहिए। सो 6 मंथ्स तक माँ का दूध, सिर्फ माँ का, एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग, नॉट इवन पानी, ठीक है। पानी का बड़ा कन्फ्यूजन होता है, नॉर्थ में गर्मी हो गई, सर्दी हो गई, पसीना आ गया, पानी कुछ नहीं, सिर्फ माँ का दूध इज होलसम, ठीक है। 2 इयर्स तक हम शुगर रिस्ट्रिक्ट करने को बोलते हैं, फर्स्ट बर्थडे तक हम एडेड सॉल्ट रिस्ट्रिक्ट करने को बोलते हैं कि जितना कम हो सके, क्योंकि अगेन फंडा वही है कि जो नमक तो चाहिए शरीर को, उसके बिना काम नहीं चलेगा, बट वो है डाइट में,
तो आपको ऊपर से डाल डाल के उसको मस्त नमकीन बनाने की जरूरत नहीं है। टेस्ट उसको सटल टेस्ट डेवलप करने दो, नहीं तो बड़े होके मोमोज खा लेगा, चिप्स खा लेगा जिसमें तेज नमक है, बट घर का खाना उसको नहीं समझ आएगा, ठीक है। बट उसके अलावा 6 मंथ्स के बाद ग्रेडेड मैनर में, क्योंकि गट अभी जस्ट सॉलिड खाना शुरू करता है, उसको टाइम लगता है, तो एक हफ्ते में एक मील आप दो फ्रूट्स वेजीज से, या कोई लोग सीरियल से शुरू करते हैं, दाल से शुरू करते हैं, चावल से शुरू करते हैं। अब धीरे धीरे पैन आउट करो। 6 to 9 मंथ्स होता है इंट्रोडक्शन फेज, तो आप एक एक चीज़ डाल रहे हो बच्चे के डाइट में। आज मैंने ये खिलाया, मैंने फिर ये खिलाया, एक एक करके। रेस्ट्रिक्शंस उसमें भी कुछ नहीं है, ठीक है। जो आप खाते हो, जो आपकी फैमिली खाती है, पहले आप 1 महीना या 15 दिन स्टेपल फूड इंट्रोड्यूस करो, जो आपने प्रेगनेंसी और चाइल्ड मतलब क्या बोलते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान खाया है। स्टेपल फूड एज जो आपकी फैमिली खाती है रूटीन में, रोटी दाल चावल सब्जी खिला सकते हैं? क्यों नहीं खिला सकते? देखो रोटी अभी बच्चा चबाएगा नहीं, ठीक है, लेकिन सूजी तो आटा ही है ना, सूजी तो खिलाते हैं, दलिया खिलाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोग जैसे दाल का पानी वानी भी पिलाते हैं। हाँ, सो दाल चावल का पानी का तो मतलब ही नहीं है, तो वो बहुत पुरानी कहानी है। अच्छा। हमारे बचपन में जब मैं मतलब 37 ईयर्स बैक जब मैं पैदा हुई थी, तो डॉक्टर ने बोला था 4 महीने पे खाना खिलाना शुरू कर दो। अच्छा। क्योंकि तब दिखता था ना बच्चा हाथ खा रहा है, 4 महीने का बच्चा बहुत हाथ खाता है, उनको लगा पेट तो भर नहीं रहा इसका, कितना भूखा है, खाना शुरू कर दो। ठीक है। साइंस ने दिमाग लगाया, पता चला रही है तो माइलस्टोन है, हाथ खाना तो बहुत जरूरी होता है, मुंह रेडी कर रहा है बच्चा सॉलिड खाने के लिए, ठीक है। तो 2-3 महीने रुको, 6 मंथ्स पे शुरू करेंगे। हो क्या रहा था, 100 ml ऑफ दूध, चाहे माँ का हो, चाहे फॉर्मूला हो, चाहे एनिमल मिल्क हो, काउ मिल्क से हम कंपेयर करते हैं, 100 ml ऑफ दूध है 67 किलो कैलोरीज टू बी एग्जैक्ट। और अगर आप दाल और चावल का पानी लेते हो, उसमें है 10 से 12 किलो कैलोरीज। पानी है ना, कुछ नहीं है। तुम 67 से 12 पे चले जाओगे तो बच्चा बढ़ेगा तुम्हारा नहीं, बल्कि नीचे जाएगा ना। पेट तो उतना सही है उसका, भूख और लगेगी। या तो 12 किलो कैलोरीज से भर दो, या फिर तुम 70 किलो कैलोरीज से भर दो। सो उससे बल्कि मैलनरिश्ड बच्चे हो रहे थे। तो WHO ने कॉल लिया कि भाई माँ का दूध जब बहुत है, पूरा है, 6 महीने तक बढ़िया काम चल रहा है, उसके बाद गैप क्रिएट होता है कि जो दूध दे रहा है उससे ज्यादा चाहिए मेरे बच्चे को, तो तुम कैलोरी डेंस दोगे, ठीक है ना। तो वो 2 चम्मच में उतनी कैलोरीज आ जाएं जितनी पूरे दूध में आ रही थी, वो खाना दोगे। क्या क्या दे सकते हैं फिर अगर कोई? तो हम जब शुरुआत करते हैं, यूजुअली हम केला मैश करके दे दिया, एप्पल का प्यूरे या हाथ से मैश करके दे दिया, दाल अच्छे से घोट के मैश करके दे दिया, ठीक है। बल्कि 6 महीने पे बच्चा सब कुछ चबा रहा होता है, इस टाइम आप चबाने वाली चीज दोगे जिसमें थोड़ा मेहनत है, दांत नहीं चाहिए बच्चे को, वो दोगे तो वही आदत बनती रहेगी ना। अगर हम इसको पानी पिलाते रहेंगे बस, फिर तो गटकने की ही आदत होगी, चबाएगा कौन? फिर आप 2.5 साल पे बोलोगे मैं तो कुछ नहीं चबाता, खाता ही नहीं है, खाता भी नहीं है, तो सारी चीजें एक साथ रोल करती हैं। सो 6 मंथ ऑनवर्ड्स आप स्टेपल फूड से शुरू करो, धीरे धीरे बिल्डअप करो, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स जो आपकी फैमिली खाती है। फिर एलर्जिक फूड ग्रुप्स इंट्रोड्यूस करो। आजकल एलर्जी बहुत बढ़ गई हैं, फूड एलर्जीज भी बढ़ गई हैं, तो नट्स एंड सीड्स जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं, वो थोड़ा सा हम बोलते हैं थोड़ा लेट कर लो, बट बुक्स के हिसाब से 6 महीने के बाद आप बिल्कुल कर सकते हो। 6 महीने के बाद हम अंडा शुरू कर सकते हैं। हम नट्स एंड सीड्स तो मैंने बोल ही दिया, दही, पनीर, छाछ, दूध, ऊपर का जो दूध है, पहले बहुत क्लियर था हमारा कि दूध आप 1 साल तक मत दो, ऊपर गाय भैंस का दूध। WHO बोलता है कि अगर आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं आप दे सकते हो, बट आयरन सप्लीमेंटेशन साथ में शुरू करो। इंडिया में क्योंकि दूध मतलब सबको ही पता है कितना नकली आता है, उसमें डिटर्जेंट मिला है, पता नहीं कौन सा हार्मोन देके दूध बनाया है, मतलब क्या तो बहुत सारी चीजें, पनीर है, हाँ, तो हर चीज में क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। इसीलिए हम अभी भी इंडिया में जो डॉक्टर्स है, हम बोलते हैं आप कोशिश करो माँ का ही दूध आप पिलाते रहो, वो कम नहीं है। एवरीबडी स्टार्ट्स सेइंग, जैसे ही बच्चा 3-4 महीने का हाथ खाने लगता है, तेरे दूध में कुछ नहीं, तेरे दूध में कुछ नहीं, अब इसका क्या होगा? अरे ऊपर का दूध लगा दो, फॉर्मूला लगा। व्हेन यू टेल देम कि नहीं जरूरत नहीं है, फॉर्मूला पिला दो। गाय का दूध डॉक्टर ने मना किया तो तुम फॉर्मूला, क्या नीड है? कंपनी की लिपस्टिक मिल रही है, ठीक है, वो फ्री में मिल रही है, तुम जनपद से जाके डुप्लीकेट खरीदोगे और फिर अपने बच्चे को पिलाओगे? कभी नहीं ना। तो वो फोमो है, वो क्रिएट किया हुआ है कि पता नहीं क्या है उसके अंदर। बिल्कुल। और होता क्या है, जो बच्चे एनिमल मिल्क ज्यादा पीते हैं वो बहुत फूल जाते हैं, बिकॉज इट इज हाई इन फैट्स, हाई इन प्रोटीन्स। पर वो हाई फैट एंड प्रोटीन किडनी पे भी तो लोड डाल रहा है, पेट को भी तो पचाना पड़ रहा है। माँ का दूध तो पचाया होता है, बच्चे को मेहनत ही नहीं होती। गोल्डन मिल्क इसलिए बोलते हैं उसको, एंड इट इज अ लाइफ टिश्यू। मतलब कमाल की चीज है ब्रेस्ट मिल्क, तो ना जादू टाइप है, हर चीज का जवाब है उसके अंदर। यस,
सो बेसिकली चलो हम वापस आते हैं 6 to 9 मंथ्स इंट्रोडक्शन फेज, आप एक एक करके अपना इंट्रोड्यूस करो, स्लो एंड स्टेडी। कॉन्स्टिपेट हो गया बच्चा, किस फूड से क्या रिएक्शन हुआ वो देखते चलो। 9 to 12 मंथ्स में जो जो अभी तक आपने नहीं दिया था, मान लो किसी ने बोला ये इसको हैवी पड़ा तो मैंने राजमा नहीं दिया, अच्छा। मैंने छोला नहीं दिया था अभी तक, ठीक है। जैसे आपने मूंग की दाल दिया 6 महीने पे, आप अरहर दो, फिर आप मसूर दो, एक एक करके आप बिल्डअप तो धीरे-धीरे करोगे। introduce हाँ, बट 9 मंथ्स के बाद हम बोलते हैं जो कुछ आपने अभी तक नहीं दिया था 12 महीने तक आप प्लीज इंट्रोड्यूस कर दो। 1 साल का बच्चा शुड बी ऑन फैमिली पॉट। आप 5 साल की बात कर रहे हो, मैं बोलूँ 1 साल पे 1 साल बच्चा वो से। सब खाएगा जो माँ बाप खाते हैं, हम्म। और उस तरीके से खाएगा जैसे माँ बाप खाते हैं। वाह, इंटरेस्टिंग, ये बहुत सही चीज है। हाँ, तो ये घोट घोट के नहीं देते रहना है। तभी आजकल बेबी लेड वीनिंग बहुत फेमस हो गया है। इसमें ना डॉक्टर बहुत सारे फूड रिलेटेड मिथ्स भी हैं जो आजकल बर्स्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गए, क्योंकि दादी नानी के टाइम से हम सभी सुनते आ रहे हैं कि बच्चे को ये हो गया है तो वो खिला दो, वो पिला दो। इसमें एक घुट्टी जो है वो सबसे ज़्यादा आई थिंक प्रचलित है कि कुछ भी दिक्कत होती है तो घुट्टी पिला दो बच्चों को। आप पीडियाट्रिशियन हैं, आपके पास इतने सारे लोग अपने केसेस लेकर के आते होंगे, आई एम श्योर कोई ना कोई तो आता ही होगा लेकर के दिन में एक बार कि मैंने अपने बच्चे को घुट्टी पिलाई है या ऐसा पिलाया है। घुट्टी पिलाना चाहिए बच्चों को या नहीं पिलाना चाहिए? सी, तो घुट्टी वर्ड है हम यूजली एक न्यूबॉर्न के साथ यूज करते हैं कि जैसे ही पैदा होता है बच्चा तो उसको घुट्टी दे दो फॉर वॉट एवर रीजन। मुझे नहीं पता, उस बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भी तुमको काहे को कुछ देना है। हाँ। अगर कोई प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन ढूंढो, जब प्रॉब्लम नहीं है तो घुट्टी न्यूबॉर्न को जो दी जाती है वो हम बिल्कुल मना करते हैं। और जो लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं आयुर्वेदिक है XYZ, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स जो ट्रस्टेड डॉक्टर्स है वो भी बोलते हैं 6 महीने तक आप बच्चे को कुछ नहीं दो, अपना माँ का दूध इज अ घुट्टी इन इटसेल्फ, बस, ठीक है ना। अब बाकी चलो आते हैं थोड़े बड़े बच्चे के ऊपर। मान लो 3 महीने का बच्चा है, अब इस 3 महीने की बच्चे की माँ हरड़ जायफल घिस घिस के अपने बच्चे को दे रही है। क्यों दे रही हो? क्योंकि मैम ये रोज पॉटी नहीं करता। आप अपने बच्चे को एक 30 साल की फीमेल की जो बॉडी है, फीमेल क्या बंदे की जो बॉडी है उससे उस कम पे लाना करते हैं। चाहते हो कि रोज पॉटी कर ले। जो 3 महीने का बच्चा है वो अगर माँ के दूध पर हम बात करते हैं, मोस्टली बच्चे उस टाइम तक तो होते ही हैं माँ के दूध पे, फिर फॉर्मूला घुस जाता है, बट उस माँ का दूध इतना अच्छा है और जो बच्चे की गट है वो 3 महीने में इतना सीख गई है कि पूरा का पूरा दूध ऐसे कैसे अब्जॉर्ब हो जा रहा है। मल फॉर्मेशन ही नहीं है, पॉटी फॉर्मेशन नहीं है, तो बाहर कहाँ से आएगा? ये ज्ञान नहीं है। अज्ञानता जब है तो हम पॉटी कराने की कोशिश करेंगे, कैसे? आंतों को तेज चलवा के। और कुछ हरड़ जायफल क्या है? कॉन्स्टिपेशन का इलाज है, बड़े लोग भी खाते हैं, तो वो आप दे रहे हो कि भाई ये पॉटी कर ले जल्दी से। उस अभी मैंने आई थिंक रिसेंटली कुछ वीडियो भी बनाया था, आई फेल्ट सो बैड। मैं कितना कोशिश कर रही हूँ एक बच्चे को ट्रीट करने की, उसकी ग्रीन पॉटी नहीं बंद हो रही है। मुझे लगा इन्फेक्शन हो गया, कितने कितने टेस्ट करा लिए, पॉटी का टेस्ट करा लिया, ब्लड टेस्ट करा लिया, कहीं कुछ नहीं आ रहा है, पर पॉटियाँ ही नहीं बंद हो रही है। फाइनली उस मदर ने सामने तो नहीं बोल पाई क्योंकि वो मम्मी पापा दोनों आते हैं, तो हस्बैंड के सामने नहीं बोल पाई। देन शी मैसेज्ड मी कि मैम हम इसको जायफल खिलाते हैं रोज। वो बंद किया हमने प्रेशर में, हाँ, जो भी पता है उसको कि नहीं देना चाहिए, बट बड़े लोग बोलते हैं, तो वो बंद किया, बच्चा 2 दिन बाद बिल्कुल ठीक हो गया। सो समझने की बात है, जब आपको सही ज्ञान नहीं पता है, आप अज्ञानता में कोई चीज कर रहे हो तो मेरे बच्चे को हार्म करेगा। बिल्कुल। प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढोगे ना। जो प्रॉब्लम ही नहीं है उसको कैसे तुम ठीक कर दोगे? करेक्ट। ठीक को ठीक कैसे करते हैं? राइट। ये आई थिंक बहुत मतलब चैलेंजिंग भी है आज के टाइम पर। आपने पॉटी की जब बात की ना, ये सबसे मुझे लगता है ना कॉमन प्रॉब्लम है बच्चों में, और सबसे ज्यादा सर्च भी लोग इसी बारे में करते हैं। पॉटी कैसे? हाँ, मतलब 2-3 चीजें इसके साथ है कि या तो बच्चा पॉटी नहीं कर रहा है, या पॉटी का कलर चेंज हो गया, या बच्चे की पॉटी से बहुत स्मेल आ रही है, या पॉटी मतलब कर भी रहा है तो ऐसा हो रहा है या वैसा हो रहा है टेक्सचर। ये जो पॉटी के राउंड में बच्चे के इतने सारे मिथ्स हैं, आप प्लीज बता सकती है कि अगर कोई बच्चा दिन में कितनी बार पॉटी कर रहा है, कितने दिन में कर रहा है, कलर, कंसिस्टेंसी, स्मेल, टेक्सचर क्या हो कि जो हमारी ऑडियंस देख रहे हैं वो समझ जाए कि हाँ मेरा बच्चा नॉर्मल है, ये मेरे बच्चे की पॉटी सही है। हाँ, दिस इज ओपनिंग पंडोरास बॉक्स, भानुमति का पिटारा। तो मुश्किल है, बट ओवरऑल अगर मैं 6 महीने से छोटे बच्चे की बात करती हूँ, एक दिन में 10 बार पॉटी, एक दिन में 10 बार पॉटी, या 10 दिन में 1 बार पॉटी, मेरे लिए दोनों ठीक है, एज लॉन्ग एज वो कॉन्स्टिपेटेड नहीं है। नहीं। और कॉन्स्टिपेशन का मतलब अडल्ट्स की तरह ये नहीं 3 दिन पॉटी नहीं किया तो कॉन्स्टिपेशन है। कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है हार्ड स्टूल बच्चों में, ठीक है। कई बार वो शक्लें भी बहुत बनाते हैं, बट पॉटी सॉफ्ट निकलता है उनका। वो इसीलिए शक्लें बनाते हैं क्योंकि उनको जो फीलिंग है कि मेरे अंदर से कुछ निकल रहा है वो उनको अजीब लगती है। ठीक है, एग्जैक्टली, ठीक है। तो 6 मंथ्स में कितनी बार भी पॉटी करता है बच्चा, जब तक वो हार्ड नहीं है, बकरी की तरह गोल गोल मिंगनी नहीं निकल रही है, बहुत मोटा सा कुछ पार्ट विच इज डिफिकल्ट टू पुश आउट, दैट इज अ रेड फ्लैग।
ठीक या है। ब्लड है तो रेड Red फ्लैग flag ऑब्वियस है। ठीक है। ठीक है, नहीं तो फॉर्मूला वाले बच्चे ग्रीन पॉटी करते हैं, कभी हाथ पाथ मुंह में डाल देते हैं तो ग्रीन पॉटी करते हैं, बट ओवरऑल अगर बच्चा प्लेफुल एक्टिव है, वजन अच्छा चल रहा है, सुसु ठीक कर रहा है, पॉटी का रास्ता रेड नहीं है, देन यू आर ओके। ठीक है। 6 मंथ्स के बाद जब सॉलिड शुरू होता है तब फिर पॉटी रेनबो हो जाती है, कोई भी रंग आ सकता है उसमें। अच्छा। ठीक है, कितनी बार कर सकता है, बट जब तक वो कॉन्स्टिपेटेड नहीं है, वो बिल्कुल जेट ब्लैक का मतलब भी होता है डाइजेस्टेड ब्लड, दिस इज आल्सो रेड फ्लैग। रेड फ्लैग। तो बिल्कुल ब्लैक या ब्लड या कॉन्स्टिपेटेड पूप नहीं होना चाहिए। ओके। 6 मंथ्स के बाद होता है, बार बार कर लें, 3-4 बार हर मील के बाद कर लें, वो समझता है क्योंकि बच्चा अब सॉलिड खा रहा है ना, तो थोड़ा पॉटी उनका ज्यादा हो सकता है, लेकिन मोस्टली अब ये रोज करते हैं। कुछ ही बच्चे होते हैं जो ऑल्टरनेट डे करते हैं बट सॉफ्ट करते हैं। करता है। तो ओवरऑल सॉफ्ट पूप होना चाहिए। अडल्ट पैटर्न में आने में 2 साल लगते हैं इनकी गट को। जो सर्केडियन रिदम है, रोज सुबह उठ के पॉटी आना, वो 2 साल के बाद, सुबह उठ के तो चलो कई लोगों की अडल्ट की भी नहीं होती है, बट वंस अ डे पूपिंग जो हमारे एक सर्केडियन रिदम होता है गट का, वो 2 साल के अराउंड बनता है बच्चे का जाके। ठीक है। तब तक वो सीख रहा है। हाँ तो पेशेंस रखना पड़ेगा, बट कॉन्स्टिपेशन किसी भी फेज में ठीक नहीं है। बिल्कुल। तो अगर कॉन्स्टिपेशन के कुछ ऐसे सिम्टम्स पहचानने हो बच्चों में कि शायद मेरा बच्चा कॉन्स्टिपेटेड तो नहीं है, क्योंकि वो बोल तो पाएगा नहीं। हार्ड पूप, हार्ड पूप, क्राइंग ड्यूरिंग पूपिंग। अब ये हम थोड़े बड़े बच्चों की बात कर लेते हैं। 1-2 साल के भी बच्चों की बात करें, खड़े होके पॉटी करना, अच्छा डायपर में ही पॉटी करना, ठीक है। कोने में छुप के पॉटी करना, ये सब साइंस ऑफ क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है कि लंबे टाइम से बच्चा परेशान है आपका। ओके, तो इसमें आपको चेकअप कराने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम। यही वो बच्चे होते हैं जो टॉयलेट ट्रेन नहीं हो पाते हैं। ये भी बहुत ज़रूरी है आई थिंक। अच्छा डॉक्टर, अभी जैसे हमने खाने से शुरुआत की अपने, तो आपने बताया कि इतने सारे मिथ्स है। एक और ये है कि लोग जो है अपने बच्चों को शहद चटाते रहते हैं कि ये बहुत अच्छा होता है बच्चों के लिए। आप इस चीज़ को सपोर्ट करती हैं या नहीं? सो शहद बहुत अच्छा होता है, फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, है ना, लेकिन 1 साल के बाद, 1 साल के बाद। 1 साल के बाद, ठीक। उससे पहले दांत आ रहे हैं तो शहद लगा दो, घुट्टी में शहद दे दो, जरूरत नहीं है। ठीक है। देखो, होने को किसी को ना हो, बट किसी को अगर क्लॉस्ट्रीडियम बॉटुलिनम करके हमारे एक इन्फेक्शन होता है जो कि सिर्फ डायरिया नहीं करता, पेट का इन्फेक्शन नहीं करता, वो पैरालिसिस तक कर सकता है बच्चे को। अच्छा। हाँ, तो वो हनी के साथ बहुत स्ट्रांगली एसोसिएटेड है। ओके। तो उसके डर से हम लोग बोलते हैं, और सिर्फ इंडिया में नहीं, वेस्ट में भी बोलते हैं, 1 साल के बाद आप हनी दो, तब तक बच्चे का गट इतना मच्योर हो गया होता है कि जस्ट इन केस उसमें कुछ है तो दे विल बी एबल टू फाइट इट ऑफ बेटर। इन्फेक्शन की इम्यूनिटी बन जाती है ना तब तक थोड़ा फाइट करने की। तो 1 साल से पहले जिस चीज के बिना गाड़ी चल रही है, चलने दो ना, रिस्क क्यों लेना है? रिस्क वर्सेस बेनिफिट है ना। हाँ। ऐसा कोई बेनिफिट है कि सांस नहीं आ रहा बच्चे को हनी के बिना, नींद नहीं आ रही हनी के बिना? कोई भी नहीं है, सिर्फ आपके मन की शांति है। मत दो, करेक्ट। 1 साल के बाद दे देना। तो ये जो आप पैरालिसिस खांसी- वाला बता रहे थे, ये क्या बहुत ज्यादा कॉमन होने लगा आज के टाइम पर? नहीं नहीं, हनी Yes, देता ही नहीं अभी कोई। हाँ, सब अभी बहुत तो- समझदार हो गए। हाँ। सो व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, मेडिकल स्टूडेंट, तब जैसे टेटनस बहुत रेयरली हम वंस इन अ वाइल देखते, क्लॉस्ट्रीडियम भी वंस इन अ वाइल देखने वाली बीमारी है। इतनी खराब बीमारी है, हम देखना ही नहीं चाहते अपने बच्चों में। हाँ, कोई ठीक नहीं है है, ना? कोई भी तो- बीमारी अपने बच्चों हाँ, को पर बनाना वही है। बात है, किसी लाख में से एक बच्चे को हुआ, उसकी तो जिंदगी खराब हो खत्म गई। ना, उस तो फैमिली की लाइफ ही उथल पुथल हो जाती है। बच्चे के साथ लॉसेस टॉलरेट नहीं हो पाते हैं। बिल्कुल, वो बहुत ही ज्यादा अपने आप में हाँ, हार्ट ब्रेकिंग और चैलेंजिंग हो जाता बिल्कुल, है। बिल्कुल। एग्जैक्टली। आपने जैसे हनी से रिलेट करके एक बताया कि ये प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं। हम्म। अगर किसी पेरेंट्स को समझना हो कि कुछ ऐसी दिक्कतें जो मेरे बच्चों को शायद हो सकती हैं, ताकि वो पहले ही अलर्ट मोड में चले कि हाँ, मुझे इन सब चीज़ों का थोड़ा बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, तो ऐसी कौन सी कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं जो बच्चों को होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं? खाने से रिलेटेड एक्सेस ऑफ मिल्क इज अ मेजर इशू इन इंडिया। हाँ, ठीक है, बोतल भर भर के दूध पिलाते रहते ओवर हैं। ईटिंग तो आई थिंक हमारे यहाँ पर कॉन्सेप्ट हाँ, पर ओवर फीडिंग है प्रॉब्लम। हाँ, ओवर फीडिंग एग्जैक्टली। हाँ, ईटिंग तो नहीं खा रहा। एंड आई टेल यू, जो लोग बोलते हैं नहीं खा रहा, उनसे भी अगर मैं दिनचर्या पूछ लूँ ना, 15 चीजें तो वो बता देते हैं। केला तो आधा खा लिया था इसने मैम, पर फिर भी ना इसने सुबह से कुछ नहीं खा रखा है। मैंने कहा यूजली ना मुरमुरे मखाने इस एज में, हाँ मैम वो तो खा लेती है ये, वो नहीं, पर ये ना बिल्कुल भी कुछ नहीं खाती। बाबू खाती क्या नहीं है? सब तो खा मैम रही है, सब्जी नहीं खाती, लेकिन ये खा लेती है। हाँ। सो आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत अनरियल हैं। ठीक है ना, वो 15 महीने का बच्चा है। हाँ। ठीक है, दे लर्निंग व्हाट टू ईट व्हाट नॉट टू ईट। बट एनीवे, आयरन डेफिशिएंसी होती है एक्सेस मिल्क से। देखो, दूध इज कैल्शियम, अच्छा। ठीक है, एंड अ फाइबर लेस, फाइबर नहीं ना दूध में कुछ भी। अगर आप पेट उससे भरते रहोगे तो पहला तो आयरन अब्सॉर्ब नहीं होगा बॉडी में, जो डाइट का है। ठीक है। पेट उसी से भरा रहेगा तो खाना सॉलिड खाने की जगह नहीं है। फाइबर नहीं जा रहा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन होता है तो क्या होता है, बच्चा डर जाता है कि मैं पॉटी करूंगा तो मुझे पेन होगा। पेन होगा तो मैं
पॉटी नहीं करना चाहता इसलिए मैं खाऊंगा भी नहीं, क्योंकि खाते ही मेरे को फीलिंग आती है, Potty गट की। तो चाहता है ना कि अगर अंदर से कुछ आ रहा है तो नीचे से निकले भी, जो भी निकले। पड़ा हुआ है। तो दे स्टॉप ईटिंग एंड दे कीप ऑन फीडिंग दूधू। फिर वो साइकिल चलती रहती है, दूध पीऊंगा, आयरन कम होता रहेगा, भूख मरती रहेगी और कॉन्स्टिपेशन बढ़ता रहेगा, कॉन्स्टिपेशन की वजह से और भूख मर जाएगी, फिर मैं सिर्फ दूध ही पीऊंगा तो कॉन्स्टिपेशन और आयरन डेफिशिएंसी दोनों बढ़ते रहेंगे। ओवरऑल चिड़चिड़ा, क्रैंकी, कुछ नहीं खाता, सिर्फ दूध पीता है। 2-2 लीटर दूध पी जाते हैं एक दिन में बच्चे। बाप रे, ओवरफीड करा करा करके हाँ, parents। बोतल मुंह में, वो पैसिफाइंग भी होता है ना। देखो जो आयरन हाँ। डेफिशिएंट बच्चा है, वो तो उसके शरीर में कमी है, कुछ ठीक उसको तो है, कुछ चाहिए तो ही। उसको सपोर्ट ज्यादा चाहिए होगा। हम्म, जो एक वेल नरिश्ड बच्चा है वो खेलेगा, हम्म, मस्ती करेगा, उसको सपोर्ट नहीं चाहिए नहीं ज्यादा। चाहिए होता। बट जो आयरन डेफिशिएंट है वो चिड़चिड़ा, क्रैंकी, सोएगा कम, खाएगा कम, माँ पे क्लिंगी, चिपका रहेगा। माँ सारे टाइम तो नहीं चिपका सकती, तो फिर Yes। बोतल मुंह में दे दो, मुंह में चल रही है बोतल, वो हम चूसते रहते हैं, उसके चक्कर में दूध भी जाता रहता है, हाँ, ठीक है। और माँ खुश भी है क्योंकि वजन तो बढ़ रहा है, हाँ। फैट्स और प्रोटीन्स तो जा रहे हैं वहां से। बिल्कुल। वजन बढ़ने वाली जब आप बात की ना, तो ये भी आई थिंक बहुत ज्यादा लोगों को लगता है, जो चबी बेबीज होते हैं ना, वही हेल्दी होते हाँ हैं। वही हेल्दी होते हैं। जो पतले दुबले बच्चों को तो बोल दिया जाता है तुम्हारा बच्चा तो मालनरिश्ड है, वो तो पतला कुपोषित हो गया है। और जो चबी होते हैं उसको देख करके लोग बोलते हैं कि वाओ कितना प्यारा बच्चा है। चबी बेबीज हेल्दी बेबीज की निशानी होते हैं या नहीं होते हैं? देखो चबीनेस तो कभी भी हेल्थ की निशानी हो ही नहीं सकता ना। नहीं हो सकता। चलो There's आपने a ये myth range. तोड़ दिया। हाँ। There's a range of normalcy. मेरी बेटी 1 साल पे 7.5 किलो की थी, ओके। मैं 4 महीने पे भी 7.5 किलो के बच्चे देखती हूँ, तो ऐसे मुझे तो डिप्रेशन में चले जाना चाहिए। हाँ। और मैं तो पूरे दिन बच्चे देखती हूँ, तो मतलब कजन का बच्चा इतना मोटा है, मेरी फ्रेंड का बेटी का वेट इतना है, मेरे का इतना है, ये कंपैरिजन ना बहुत दिमाग खराब कर देता है। और वहीं से शुरू होता है फोर्स फीडिंग, कि मैं खिला दूं, मैं पिला दूं, मेरा कुछ बच्चा भी भी उसके जैसा करके। हो जाए। हाँ, फिर टीवी दिखा के खिलाऊं, चाहे मैं चिड़िया दिखा के खिलाऊं, मैं कैसे भी फोन दिखा के खिलाऊं, खिलाऊं। पर मैं खाना खिला दूं। हम्म। तो वो जो एक्सेप्टेंस है ना, कि क्या टेढ़ा है पर मेरा है वाली बात है ना, जैसा भी है मेरा बेबी, मेरा बेबी है, ठीक तो है कोई ना। एक ऐसा आइडियल वेट होना चाहिए बच्चों का जो पेरेंट्स। सो मोटा मोटा ये होता है, जितना हमारा बर्थ वेट होता है उसका डबलिंग हो जाता है बाय 6 मंथ्स और ट्रिपलिंग बाय फर्स्ट बर्थडे, ओके। ठीक है। और जो बच्चे 4 किलो के पैदा हुए हैं, जरूरी नहीं है 12 किलो के हो जाएंगे ट्रिपलिंग के हिसाब से। सो दिस रूल इज वैलिड फॉर एवरेज बर्थ वेट बेबीज, और इसके भी आउटलायर्स हो सकते हैं। तो कोई ऐसा रेंज है नॉर्मल की इस यूजली 1 साल का बच्चा 8 से 10 के बीच में होता है, ये नॉर्मल रेंज है, ठीक है। और इसके बीच में 75% बच्चे होते हैं, 25% विल बी आउट, उधर भी और नीचे की तरफ भी और ऊपर की तरफ भी, बट दैट इज वेयर द पीडियाट्रिशियंस रूल कम, नो, दे विल गाइड यू। पर वो क्या बोलते हैं ना, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस तुम्हारा बिल्कुल वो दिमाग का चैन उड़ा देती है। अच्छा, आपने आज के समय में ना, अभी कुछ रीसेंट न्यूज आई थी कफ सिरप्स को लेकर के, बच्चों में बहुत ज्यादा वायरल भी हो रहा था। तो ऐसे में लोग भी जानना समझना चाह रहे थे कि बच्चों को कफ सिरप देना सेफ होता है या नहीं होता है, और अगर हम देना भी चाहते हैं तो क्या वो एक बेंचमार्क सेट कर लेना चाहिए? सी, 2 चीजें हैं। पहली ये कि 90% ऑफ द किड्स जिनको जुकाम खांसी है, दे डू नॉट नीड ट्रीटमेंट, उनको ट्रीटमेंट की जरूरत ही नहीं है। यानी सुना है ना, कफ वो सिरप की वायरल जरूरत है नहीं तो है। मतलब जुकाम खांसी है तो 7 दिन रहेगा, दवाई दे दो नहीं दो तो भी 7 दिन 7 दिन रहेगा। रहेगा। हमारी ये टेंडेंसी होती जा रही है कि अगर आज बुखार है तो कल ही खत्म हो जाना चाहिए, दवाई दो तुरंत। यस। कितने पेशेंट्स आते हैं कि मैम पैरासीटामोल दिया था पर टूट नहीं रहा बुखार, 6 घंटे में तो आ ही जाता है। आपको काउंसिल करके भेजना पड़ेगा कि भाई वायरल है, 3 से 5 दिन बुखार आएगा, आप दवाई दो या ना दो। एग्जैक्टली। और बच्चे को कंफर्टेबल रखने के लिए आप पैरासीटामोल देते हो, वो बीमारी नहीं भगा दे रही है आपके बॉडी से। अगर किसी बच्चे का अगले दिन बुखार गायब हो गया, उसकी इम्यूनिटी, उसकी बॉडी और उस वायरल की क्रॉस स्टॉक ऐसी थी। किसी को अगर 6 दिन तक बुखार आ रहा है तो उसकी बॉडी और उस वायरल के बीच की कहानी अलग चल रही है, ठीक है। सो कॉफ सिरप्स देखो जरूरत थी तभी बने हैं, ठीक है। पर हो क्या रहा है आजकल, हम जिसको जरूरत नहीं है उसको भी दे दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं तो हम केमिस्ट से ले रहे हैं खुद से, घर पे जो पड़ा है वो पिला दे रहे हैं। बड़े भाई की डोज छोटे बच्चे को दे देते हैं, ड्रॉप्स वाली डोज सिरप में चली जाती है, ठीक है। तो ओवरऑल इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि रेगुलेशंस नहीं है, ठीक है ना, हर लेवल पे होना चाहिए ना। मेडिकल कॉलेज में अगर मैंने कोई गलत इंजेक्शन लिख दिया या मान लो मुंह की दवाई ही लिख दी, मुझे पूरा टेंशन होता है, मेरी प्रोफेसर आएगी अगले दिन राउंड्स पे, ठीक है। बट जब आप एक प्राइवेट सेटअप में काम करते हो, यू आर रिस्पॉन्सिबल योरसेल्फ फॉर दिस बेबीज लाइफ, ठीक है। तो कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है
समझाना बहुत जरूरी। भाई मैंने आज लिखी है दवाई, 3 दिन लेना, उसके बाद आके मुझे दिखाना है वापस। फॉलो अप जरूरी है। फॉलो अप जरूरी है, नहीं जरूरत होगी तो हम इसे बंद करेंगे। ये मैंने आज दवाई दी है, तुम्हारा बच्चा बहुत सिक है इसलिए अगली बार खुद से नहीं दे दोगी। हाँ, हो सकता है अगली बार दूसरी दवाई काम करे। बिल्कुल। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम देखें तो मेरा एडवाइस वही रहता है कि कॉफ सिरप्स के बाद बहुत ज़्यादा ना मिसट्रस्ट जेनरेट हो गया कि डॉक्टर ने दवाई ऐसा दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। कोई भी डॉक्टर होगा जो अपने पेशेंट को ठीक नहीं करना चाहेगा। तुम वो भी छोड़ो, अच्छा ही नहीं। मैं अगर एक दुकानदार की भी बात करती हूँ, मैं चाहूंगी कि मेरा कस्टमर खराब हो जाए, मैं तो चाहूंगी ना वो ठीक होके जाए, 5 और लोगों को बोले और फिर 5 और पेशेंट्स आए मेरे पास। बिल्कुल। ठीक है, सो हर केस में या जैसे हर बंदा अलग होता है, डॉक्टर का ट्रीट करने का तरीका अलग होता है, तो मैं यहाँ बैठ के किसी को जज नहीं कर सकती। पर अगर मेरे को पेरेंट्स को मैसेज देना है, तो जब डॉक्टर बोल रहा है ना कि इसको दवाई देने की ज़रूरत नहीं है, तो रिस्पेक्ट इट। नहीं, अपने डेंजर साइन समझो। सांस तेज चल रहा है, बच्चा सो नहीं पा रहा है, लेटते ही खांस खांस के उल्टियां कर रहा है, उसका एपेटाइट कम होता है वायरल में, बट इतना कम हो गया कि फ्लूइड्स भी नहीं ले रहा है, सुसु कम कर रहा है, रीच आउट टू द डॉक्टर। बट तब तक बच्चा प्लेफुल, एक्टिव, मस्ती, 3-4 बार खांस दिया दिन में, कोई प्रॉब्लम क्यों दवाई देना? ठीक है ना। जो ओवर यूज ऑफ पेन किलर्स बढ़ गया है या एंटीबायोटिक्स बच्चों में भी। एंटीबायोटिक्स तो बहुत टाइम से प्रॉब्लम चल रहा है, नए आ नहीं रहे हैं, पुरानों से रेजिस्टेंस हो गई है, एंड इट इज अ मेजर इशू। आपके लिए भी बहुत चैलेंजिंग हो जाता होगा। बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। मैं तुम्हें बता रही हूँ ना, क्या होता है, डॉक्टर हॉपिंग होती है। हाँ, एक सेकंड मैंने बोला कि आपको, आपके बच्चे को जरूरत नहीं है एंटीबायोटिक की, तो हम अगले दिन मैसेज करेंगे मैम फीवर अभी भी नहीं उतरा, एंटीबायोटिक दे दो। तीसरे दिन फिर आ जाएंगे कि मैम फीवर नहीं उतरा, एंटीबायोटिक दे दो, जबकि मैंने बोल के भेजा है कि आप 3 दिन वेट करोगे। हम 4th डे मिलेंगे। मेरा तो ओपीडी स्लिप भी ऐसा है कि 4 दिन तक आप फ्री में आ सकते हो। अच्छा, ठीक है ना, कि जिससे ये लड़ाई ही ना हो। बट फिर भी होता क्या है, फिर जब मैंने चौथे दिन भी मेरे को देख के लग रहा है कि नहीं बच्चा तो ठीक है, जरूरत नहीं है, गले में कुछ नहीं है, छाती में कुछ नहीं है, मैं एंटीबायोटिक किस, वायरल में तो एंटीबायोटिक का रोल ही नहीं है ना, मैं क्यों दे दूं? ठीक है, खांसी नहीं ठीक हो रही है, फीवर भी उतर गया, खांसी नहीं ठीक हो रही, खांसी तो फिर हम दूसरे डॉक्टर के पास जाके लिखवा लेंगे, नहीं तो हम केमिस्ट से खुद लेके खा लेंगे। ये सबसे बड़ा कंसर्न है, ओवर द काउंटर जाकर के दवाइयाँ बिल्कुल, कैसे मिलती है मुझे तो समझ नहीं आता। बस मिल रही है इंडिया हाँ, में। तो कल्चर ही हो गया थोड़ा सा आई थिंक हर लेवल पे खींचने की जरूरत है, रिस्ट्रिक्शन जरूरी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट गुड थिंग इज पेरेंट्स अब अवेयर हो रहे हैं। और इस वीडियो से हमारी ऑडियंस को आई होप बहुत ही ज़्यादा यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी, बहुत सारे मिथ्स भी आपने बस्ट किए। हम चाहते हैं कि आप हमारी ऑडियंस को जाते जाते कुछ ऐसी मिस्टेक्स या कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर बताएं कि जो भी पेरेंट्स हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जो उन्हें अपने बच्चों के साथ ज़रूर करनी चाहिए और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अपने बच्चों के साथ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, तुरंत बंद कर देनी चाहिए। अगर हम न्यू पेरेंट्स की बात कर रहे हैं तो ब्रेस्ट फीडिंग पे पूरा फोकस करना है। शुरू की मेहनत लाइफ लॉन्ग आपको देने वाली है। ठीक है, रिटर्न्स फर्स्ट 45 डेज जब तक आपका ब्रेस्ट फीडिंग इस्टेब्लिश नहीं होता है, लैच बच्चा जो पकड़ता है उसको लैच बोलते हैं, वो इस्टेब्लिश नहीं होता है, तब तक बॉटल्स, निपल्स, पैसिफायर्स नहीं देने हैं, बिल्कुल नहीं देना है। मसाज बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ है, न्यूबॉर्न के साथ करते हैं हम, आफ्टर देयर कॉर्ड फॉल्स ऑफ, माँ की भी होती है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ बेबीज हैप्पीनेस। तुम्हारा बच्चा रो रहा है और तुम खींचतान कर रहे हो, उससे मसाज का कोई फायदा नहीं होने वाला। बेबी शुड बी हैप्पी, तभी फायदा है उसका। ठीक है, और मसाज जितना मुझे पसंद है उतने ही नापसंद मुझे उसके मिथ्स हैं। तो मसाज के साथ नाक नहीं खींचनी है, कान नहीं पुल करना है, माथा नहीं धक्के मारने हैं, टेढ़ा मेढ़ा नहीं लिटाना है, बच्चे को हिलाना नहीं है, वो रोबोट नहीं है वो। ठीक है ना, इंसान का बच्चा है, प्लीज बी वेरी जेंटल विद द बेबी। देन अनदर इज पुटिंग यहाँ पे तेल, यहाँ पे तेल, यहाँ पे तेल, जेनिटेलिया में। ठीक है, ये जो तेल इधर उधर सब हम डालते हैं, ये पहली चीज तो तेल के साथ कुछ इन्फेक्शंस हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और ये डैम्प सर्फेसेस होते हैं, अंदर क्या गया क्या हुआ, ये सारा ब्रेन से कनेक्टेड होता है। सो हमें नहीं चाहिए वहाँ कोई इन्फेक्शन। ठीक है, और तुमको अगर नहीं पता है तो समझ लो कि कान में जो वैक्स है जो तुम साफ करने की कोशिश करते हो, वो नेचर ने, तुम्हारे ड्रॉप्स की जरूरत ही नहीं है ना, वो बना के भेजा है, वो प्रोटेक्ट कर रहा है। नाक में जो म्यूकस बन रहा है जिससे तुम परेशान हो रहे हो कि इसमें मैं सोलाइन ड्रॉप्स डाल दूं, वो भी नेचर ने बना के भेजा है कि वहां पे जो भी चीज है उसको वो ब्लॉक करेगा। सो नेचर इज वेरी इंटेलिजेंट। नेचर को नहीं पता था तुम तेल डालने वाले हो, उन्होंने पहले से भेज दिया है। ठीक है, एंड लास्टली आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट इन टूडेज दिस थिंग सिनेरियो इज, बच्चे को आजकल इतने वायरल्स चल रहे हैं, छोटे बच्चे को एटलीस्ट शुरू के 2 से 3 महीने आप लोगों से जो बीमार हैं उनसे प्लीज दूर रखो।
पप्पी झप्पी प्यार सब ठीक है, बट छोटे बच्चे को आपका सिर्फ जुकाम खांसी उसके लिए बहुत बड़ा इन्फेक्शन बन सकता है। सो बी वेरी केयरफुल। और अपना जो 40 डेज का जापा पीरियड है, मैं बोलती हूँ उसको रेस्ट्रिक्शन मत समझो, उसको खूब इंजॉय करो, ठीक है। पूरा रेस्ट करो, ठीक है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर मेंटल हैप्पीनेस। यस, ठीक है, सब खाओ, हेल्दी खाओ, कोई फालतू की माँ के लिए फूड रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ठीक है, एंड स्टे अंडर योर डॉक्टर्स फॉलो। बिल्कुल। और कौन सी चीज़ें हैं जो करनी चाहिए? खुश रहना चाहिए, सब कुछ खाना चाहिए, अपना दूध पिलाना चाहिए, बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा स्किन टू स्किन कांटेक्ट करना चाहिए, बच्चे से डे 1 से ही बातें करनी चाहिए, उसको कुछ नहीं समझ आ रहा है, अच्छा, ये बातें करो जिब्रिश लैंग्वेज में बात करनी चाहिए, नॉर्मल भाषा में, जो तुम चाहते हो बड़े होके तुम्हारा बच्चा बोले, क्योंकि मेले डे 1 से बच्चा आपको देख रहा है एज मॉडल। वैसे ठीक ही है बात ना? कर, मेरे बाबू ने थाना था नहीं, ऐसी बात नहीं करने का है। आई नो प्यार आता है तो मेरे मुंह से भी निकलता है, बट कॉन्शियस एफर्ट, मतलब 90% टाइम्स तो नॉर्मल बात करो, ठीक है, बच्चे को ट्रीट करो भाई अच्छे से। और या आई थिंक जस्ट गिव अ वेरी हैप्पी एनवायरनमेंट टू द चाइल्ड टू ग्रो इन। उनको टॉयज नहीं चाहिए, उनको खुशी चाहिए बड़े होने के लिए। और आपसे अटैचमेंट चाहिए, आपका बहुत सारा टाइम चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कि आप वर्किंग वुमेन है, पीडियाट्रिशियन है, आपके खुद के 2 बच्चे हैं, उसके अलावा आप इतनी सारी चीज़ें भी करते रहती है, कैसे टाइम मैनेज करती है, कितना चैलेंजिंग हो जाता है? और कोई एक ऐसा टिप, बीइंग अ पीडियाट्रिशियन, बीइंग अ मॉम, आप हमारे पेरेंट्स को देना चाहेंगे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कि ये मंत्रा तो आपको पक्का हेल्प करेगा, वो क्या होगा? सो आई थिंक बीइंग अ मल्टीटास्कर, मम्मी, वाइफ, होम मेकर, और काम भी करना है, डॉक्टर भी हो, इट इज़ अ टीम वर्क। मतलब अकेले मैं क्रेडिट ले जाऊं कि मैं तो पता नहीं क्या क्या कर देती हूँ, इट्स नॉट ट्रू। सो आई हैव अ लॉट ऑफ हेल्प, है ना, हस्बैंड हेल्प करते हैं, मेरी मम्मी, मेरी मदर इन लॉ, जब भी ज़रूरत पड़ती है दे आर देयर टू हेल्प मी आउट। सो इट इज़ अ टीम वर्क। क्लिनिक में, हॉस्पिटल में मेरा स्टाफ इतनी हेल्प करता है, सो इट इज़ अ टीम वर्क, वन। एंड सेकेंड थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में ना, जो बाउंड्रीज है ना काम की और घर की, वो गड़बड़ होती जा रही है। वर्क फ्रॉम होम मदर्स होती हैं, कुछ हमारा काम ऐसा हो गया है कि हम घर की टेंशन काम पे ले जाते हैं, वहाँ चिड़चिड़ चुचुड़, फिर घर में ले आते हैं काम का टेंशन, और उससे बच्चों पे कई बार फ्रस्ट्रेशन निकलती है, आपकी कई बार शरीर नहीं साथ दे रहा होता, यू हैवंट स्लेप्ट इन नाइट, एंड अगले दिन फिर से तुम्हें काम करना है। तो ओवरऑल मेरा पहली चीज़ तो ये सजेशन है कि प्लीज़ कंपार्टमेंटलाइजेशन ज़रूरी है आपके दिमाग में। बिल्कुल। ठीक है, तो काम को काम छोड़ कर आओ, ठीक है, और घर में अपने बच्चों के साथ समय दो, अच्छे से समय दो, क्योंकि उनके साथ 1 घंटा भी बहुत मायने रखता है। तुम पूरे दिन साथ रहते हो और फ्रस्ट्रेटेड रहते हो, कोई फायदा नहीं है। तुम 2 घंटे साथ रहो, पर वो बहुत हैप्पी और प्लेफुल टाइम रखो, तो बच्चा बहुत खुश रहेगा। और सही वर्किंग मदर है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। दूसरी चीज जो मैं आई थिंक दिन में 3 बार खुद को याद कराती हूँ, जो भी सिचुएशन में आप फंसे हो, दुखी हो, दिस टू शैल पास, ये निकल जाएगा, मूल मंत्र। एग्जैक्टली। और किसी सिचुएशन में आप बहुत खुश हो, दिस टू शैल पास, सो एंजॉय इट। नो, यस, एंजॉय द मोमेंट, बी इन द मोमेंट। कल होना हो, कल होना हो, सही बात है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। ये चीज आपने बहुत सही कही कि सुख हो या दुख हो, पास तो सबको होना ही है, ये मोमेंट चला ही जाएगा, तो बेटर कि हम उस मोमेंट को अच्छे से एंजॉय करें। बिल्कुल। आपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने की बात की, और आई थिंक ये बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग होता जा रहा है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आज के समय में दोनों पेरेंट्स वर्किंग होते हैं। बिल्कुल। तो दोनों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि अपने बच्चों को टाइम कैसे दें हम। ऐसे में आपने कहा कि या तो ऐसा टाइम दो जो क्वालिटी स्पेंड कर पाओ आप, नहीं तो फिर ऐसे में आप पूरे दिन साथ भी रह रहे हो, गुस्से में भी हो, तो क्या ही फायदा है। बिल्कुल। तो अगर कोई पेरेंट्स चाह रहे हैं कि वो अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करे, ताकि उनके बच्चे उनसे ज़्यादा अटैच हों, ज़्यादा अच्छी चीज़ें सीखें, तो कुछ ऐसे टिप्स हैं जो पेरेंट्स को हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए या जो फॉलो कर सकते हो? पेरेंट्स को सबसे पहले ये सोचना चाहिए अपने बचपन में उन्हें क्या टाइम याद है। हाँ, ठीक है। सो मुझे याद है मेरी अम्मा सुलाने से पहले कहानी सुनाती थी, ठीक है। मुझे याद है कि मैं जब मामा के घर जाती थी तो मेरे को नहलाती थी मेरी मामी, ठीक है। सो बहुत कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप अपने बचपन में जाओ ना, वहाँ से जो यादें अभी तक लेके चल रहे हो, वही अपने बच्चे को देनी है। बिल्कुल। और कुछ नहीं है। सो अगर आप सुबह रूटीन है नहलाना, बट उस नहलाने में भी अगर एक गाना साथ में चलता है, मेरे को अभी भी याद है, गोरी गोरी शान, ऐसे कुछ गाना गाती थी मेरी दादी, फूला सर की शान, ऐसे कुछ करके ना, वो मेरी मेमोरी है। मतलब मुझे अभी भी नहाते हुए मेरे दिमाग में वो चल रहा होता है, गंगा जी, यमुना जी, ऐसे ऐसे करके वो सारी नाम लेती थी नदियों के। सो सिंपल एक्ट लाइक पुटिंग देम टू स्लीप, सुलाना है, पर उससे पहले कुछ भी स्टोरी सुना दो।
तुम्हें नहीं कुछ याद है कोई बात नहीं, तुम रैबिट की, रेड राइडिंग हुड की कुछ भी स्टोरी सुना दो। नहीं तो अपनी बड़ी बेटी के टाइम तो मैं लिटरली गूगल करती थी कि आज रात को मैं कौन सी स्टोरी सुनाऊंगी। अच्छा। ठीक है ना, बहुत छोटी थी तब। हम्म, तो सुलाना है, उठाना है एक स्माइल के साथ, गुस्से में नहीं, जल्दी उठो स्कूल जाओ, हाँ। नहीं, बहुत प्यार से, जैसे हमको बहुत प्यार से, मुझे तो लगता है मोस्टली हमको प्यार से उठाया जाता था। तो वो है, नहलाना है, एक बुक पढ़ लो साथ में, ठीक है, और कुछ नहीं, तुम बहुत बिजी हो, ठीक है, तुम रोटी बना रहे हो, थोड़ा सा आटा उसको पकड़ा दो, वो नीचे ही खेल रहा है आटे के साथ, तुम ऊपर, वो बच्चे को याद रहेगा कि मैं तो मम्मा के साथ मैंने खाना बनाया था। सो इट इज़ नॉट अबाउट हाउ मेनी टॉयज यू गेट, एंड दो मतलब कुछ जो अच्छे टॉयज होते हैं आजकल, बहुत माइलस्टोन या एज अप्रोप्रिएट टॉयज भी आते हैं, ठीक है, बट तुम कुछ भी नहीं करना चाहते ना, जो तुम्हारी दिनचर्या है बस बच्चे के साथ शेयर कर लो, और कुछ नहीं है। बिल्कुल, उतना ही बहुत है बच्चों उतना के भी लिए। बहुत है, वही मेमोरीज है, वही याद रहती हैं। हम्म। उनको याद नहीं रहता कि 100 में से कोई एक टॉय भी नहीं याद मेरे को अपने बचपन का ना, बट या ये चीज़ बहुत याद ज़रूरी है। रहती आई थिंक अटैचमेंट बहुत ज़रूरी है, और जिस हिसाब से आप कनेक्ट कर रहे हो अपने बच्चों के साथ वो बहुत ज़रूरी है। yes. ऐसे में ना बहुत सारे मिस्टेक्स भी कई बार पेरेंट्स कर देते हैं, जो कहीं ना कहीं उनके बच्चों को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, बचपन में भी, आगे चल करके भी। क्योंकि अगर हम अपने बचपने को याद करते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो हमें पॉजिटिव वे में याद होंगी, कुछ ऐसी नेगेटिव वे में याद होंगी, जो बाद बिल्कुल। में आई थिंक एक कहीं ना कहीं ट्रॉमा की तरह भी डेवलप हो जाता है बच्चों में। कुछ ऐसी गलतियां बीइंग अ पीडियाट्रिशियन आप बताना चाहेंगे हमारे पेरेंट्स को, जो अवॉइड करनी चाहिए अपने बच्चों के साथ, ताकि हाँ, दिक्कत ना तो हो? मुझे लगता है सबसे कॉमन गलती जो आई थिंक कोई माता पिता निकले ही नहीं है फेस से बिना करे, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, ठीक है, वो है बच्चों को थप्पड़ मार देना, हाँ। या अपनी झंझलाहट उन पे डाल डाल देना। देना। जब बच्चा जिद कर रहा है या आपकी गोदी चढ़ने की कोशिश कर रहा है, वो प्यार मांग रहा है, हाँ। ठीक है, वो उसका कम्युनिकेशन है, हाँ। पर हम अपने किसी और चीज़ में बिजी हैं, हमारा दिमाग वहाँ बिजी है, और हम अपनी झुंझलाहट, अपनी फ्रस्ट्रेशन उस पर डाल देते हैं, और एक चपेट लग जाती है तो जिद कर रहा है, तो वो होगा, और वो टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी तुम रोकते हो, फिर भी कभी तो हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं जो देखो आजकल सोशल मीडिया की वजह से, या हम लोग बोलने लगे हैं, वी बिकम वोकल अबाउट इट, तो आ रहा है कि कितने लोग शेयर भी करते हैं, मेरे पेज पे भी लोग लिखते हैं कि मैम दिस इज मी, मेरे को अपने बचपन का ये ट्रॉमा है, ठीक है, दिस इज मी, हाँ मुझे मारा था, तो मेरे को अभी तक एंजाइटी रहता है, ठीक है, मेरे को अभी तक डर रहता है, अगर फैमिली में सारे लोग इकट्ठे होते हैं तो मुझे पैल्पिटेशंस होते हैं, बिकॉज आई डोंट वांट टू फेस देम, मुझे ऐसा लगता है मैं कोई गलती ना कर दूं, क्योंकि मेरे को वो ट्रॉमा है बचपन का कि आई हैड टू बी ऑन माई बेस्ट बिहेवियर इन फ्रंट ऑफ माई रिलेटिव्स। और ये कहानियां मैं रियल लाइफ या मेरे साथ जो शेयर करते हैं बच्चे, मैं हैरान होती हूँ, माँ बाप तो चलो मेरे पेज से जुड़े हैं, मेरे को क्यों 12 साल का बच्चा फॉलो कर रहा है, या मुझे 18 साल की लड़की जिसकी शादी नहीं हुई है, जिसके बच्चे नहीं है, मुझे क्यों फॉलो करे, कुछ कनेक्ट है, उनको लगता है कि ये बंदी जो बोल रही है ये मेरे को सेम लग रहा है। तो आजकल जब लोग बोलने लगे हैं, दे बिकम वोकल अबाउट देयर ट्रबल्स, वो बताते हैं, 10 में से शायद एक बच्चे के साथ होगा, 10 लोग पीटते हैं अपने बच्चे को, उनमें से एक बच्चा अफेक्ट होगा, बट वो एक बच्चा, उसकी लाइफ तो गई ना, और कौन से माँ बाप को पता है कि आपका वो बच्चा नहीं है। हम डॉक्टर्स बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दैट यू हैव इश्यूज या किसी चीज़ से प्रॉब्लम है, और वो जिस पे तुम्हारा बस चलता है, यू डिस्प्लेस दैट प्रॉब्लम ऑन टू दैट पर्सन, ठीक है ना। तुम्हें माँ ने थप्पड़ मारा, माँ को तुम उल्टा नहीं मार सकते, पर अपने छोटे भाई को मार दोगे, तुम अपने बस में छोटे बच्चे को मार दोगे। सो ये चीज़ें हैं जो बहुत इजीली हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं। कई बार हो जाता है कि मेरे से झल्लाहट में मैं भी चिल्ला देती हूँ अपनी बेटी पे, बट आई विल मेक श्योर रात में सोने से पहले या 1-1.5 घंटे बाद, जब मेरा दिमाग शांत, उसका दिमाग शांत, मैं ज़रूर बोलूँ कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ बेटा, आगे से ना हो। तो मेरी तरफ से जो गड़बड़े हुई वो भी हम गिनेंगे, और तुमने जो अच्छी बात नहीं करी या बदतमीजी करी जो मेरे से नहीं सहन हुई वो भी हम गिनेंगे, और अगली बार ना हो वो हम सॉर्ट करेंगे। तो सबका ओपिनियन है, पर मुझे ऐसा लगता है बात करने से किसी भी लेवल पे बात सॉर्ट हो सकती है। कम्युनिकेशन इज द की। एग्जैक्टली। बच्चों के साथ भी यही चीज बिल्कुल बिल्कुल, एक उम्र के बाद तो बिल्कुल है, और उससे जो छोटे बच्चे होते हैं उनको आपकी टोन और आपकी वाइब्स समझ आती है। ये है, आई थिंक जितने छोटे बच्चे होते हैं वो ज्यादा इस पर रिएक्ट भी करते हैं। वो तो लिटरली मैं बोलती हूँ, बच्चे मिरर भी शायद गलत, मतलब दे रिफ्लेक्ट व्हाट यू गिव देम। यस, ठीक है, तुम पॉजिटिविटी दोगे वो पॉजिटिविटी प्यार दे देगा, तुम झल्लाहट, फ्रस्ट्रेशन, नेगेटिव एनर्जी दोगे तो वो सेम आपको दे देगा। सो एंड फिर आई थिंक ये जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन भी होते रहता है, वो ट्रॉमा ब्रेक करने में
फिर पता नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं, जैसे अब हमारी मम्मी शेयर करती हैं कि उनके बचपन में उनके साथ वैसा हुआ। वो बोलती हैं कि नानी बताती थी उनके बचपन में उनके साथ वैसा होता था। बिल्कुल लेकिन जैसे एक टाइम पर वो चीज़ तोड़नी भी पड़ेगी कि जो मेरे साथ हुआ मैं अपने बच्चों के साथ वैसा ना बिल्कुल करूं। बिल्कुल। सो मैं जब वीडियोस बनाती हूँ तो अक्सर ये बहुत कॉमन मैसेज आता है कि मैम आप बोल तो रही हो, हाँ। पर जिसको सुनना है वो तो आपकी ऑडियंस ही नहीं है। मेरी ऑडियंस पेरेंट्स हैं, मेरी जनरेशन है, उनको तो पता है ये सही है ये गलत है, ठीक है, बट किसको नहीं पता, दादा दादी को बताओ, उन जनरेशन को, वो तो सुन ही नहीं रहे आपको। उनको तो मैं सुनना हमेशा है। ये बोलती हूँ कि कोई बात नहीं, उन तक पहुंचेगी कभी तो मेरी आवाज, जब भी पहुंचेगी, बट तुम ये ट्रॉमा यहाँ रोक दो। हाँ, तुमसे आगे जनरेशन पे पास नहीं होना चाहिए, ये हम मेरा वो अपने लेवल काम पर है। कर सकते हैं। हाँ, ये तो मैं कर ही सकती हूँ ना। तुम तो सुन रहे हो ना, अब तुम्हें सही गलत पता है, तो डोंट पास दिस ऑन टू योर बहू। यस। क्योंकि मिलेनियल्स भी अभी 10-10 साल के मिलेनियल्स के बच्चे हो गए हैं, हाँ। ठीक है ना। तो प्रॉब्ली 15 years डाउन द लाइन दे गोइंग टू बिकम द बड़ी वाली जनरेशन, है ना। तुमने नहीं करना है ये काम। हाँ। सो ठीक है, Exactly. साइकिल ऑफ लाइफ। बिल्कुल, आपने ये चीज़ सही कही कि जैसे हम अगर अपने लेवल पे इसको रोकते हैं तो बहुत हद तक जो चीज़ें हैं उसको हम कंट्रोल करके रख सकते हैं। आपने दादी नानी दादा दादी इन सब की बात की, तो इसमें होता क्या है कि वो लोग ना एक मेंटालिटी सेट कर लेते हैं कि हमने तो अपने बच्चे को ऐसे ही पाला है, ऐसे ही पोसा है, यही खिलाया, यही पिलाया, हमारे बच्चे तो एकदम सही हैं, काम कर रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, तुम अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा वीक बना रहे हो, कमज़ोर बना रहे हो। तो ये जो आपके पास इस तरह के लोग लेकर के आते हैं प्रॉब्लम्स, आई थिंक आते ही होंगे बहुत मोस्टली। आते हैं। तो फिर आप क्या उनको टिप्स या एडवाइस देते हो, कैसे डील करते हो आप इन लोगों के साथ? सो देखो, मैं सबसे पहले तो बोलती हूँ कि तुम अपने मम्मियों को लेकर आओ मेरे पास। अच्छा, इफ बुलाते दे हैं? कैन। क्या? अरे वो बहुत इजी होता है। देखो उनके टाइम में ना कोई सोशल मीडिया नहीं नहीं था, था, हाँ। कोई डॉक्टर, उनके टाइम में डॉक्टर भी बोल रहे थे दही खिला दिया होगा ना इसीलिए बीमार पड़ गया है, ठीक है। दही से कोई बच्चा बीमार नहीं पड़ता है, ठीक है। वो इन्फेक्शन हुआ है, जुकाम खांसी वायरल है, उससे हुआ है। तो उनके टाइम पे कोई नॉलेज नहीं देने बैठा था उनको, तो दे वर डूइंग व्हाट बड़े लोग वेर सेइंग, वो जो बोल रहे थे वही फॉलो करते आ रहे थे। तो देखो कुछ परसेंटेज के लोग हैं जिनको सही ज्ञान दिया जाए और डॉक्टर बता रहा है या कोई भी ट्रस्ट वर्दी बंदा बता रहा है तो वो चेंज होने के लिए तैयार है, और वो ये बोलते हैं कि अरे आपने बता दिया, तो हमें तो पता ही नहीं था, ठीक है। बट फिर एक परसेंटेज है जो कि ऑलरेडी उनका बिहेवियर ऐसा होता है, उनका क्या बोलते हैं ना, तरीका ही ऐसा होता है कि वो चेंज नहीं होना चाहते, जिद्दी हो जाते हैं, जिद्दी हो जाते हैं, ईगो आ जाती है कि Rigid. इसने बोला पर मैंने बोला तो ईगो आ गई। उन सिचुएशंस में इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, समय चाहिए। आपके जितना उलझते रहोगे वो तो रेजिस्ट करते रहते हैं उसको, कहीं आपको छोड़ना पड़ता है, कहीं आपको खींचना पड़ता है। तो आपको कई बार स्ट्रिक्ट होना पड़ता है कि भाई चीनी नहीं खिलानी मेरे बच्चे को तो नहीं खिलानी, ठीक है ना। लेकिन वो बोलती है कि नहीं अब मैं इसको ना बाहर घुमाने लेके जा रही हूँ, तो फिर ठीक है जाओ घुमा के लाओ, 2 घंटे आप ही घुमा के लाओ, मैं तब तक अपने काम कर लेती हूँ। सो पूरा कंट्रोल आप नहीं कर सकते, क्योंकि इंडियन सोसाइटी अभी भी हमारी जॉइंट फैमिली या पेरेंटिंग सिर्फ माँ बाप नहीं कर रहे हैं, इट इज बोथ। जैसे पेरेंट्स की क्या आदत होती है ना कि वो खुद से फीड कराते रहते हैं बच्चों को, और फिर बच्चों को आदत हो जाती है, फिर वो बच्चा बड़ा होकर के भी कहता है कि मैं खुद से खाऊंगा ही नहीं, या तो मम्मी खिलाए या पापा खिलाए, घर का कोई एक मेंबर मुझे खिलाए, और ये आदत फिर उनकी बहुत लंबे टाइम तक चलती रहती, छूटती नहीं। फिर पेरेंट्स आते हैं आपके पास परेशान होकर के कि बच्चे की आदत ही नहीं छूट रही है, बोलता है कि मुझे खिलाओ मुझे खिलाओ। तो ऐसे में क्या ऐसी चीज़ें हमें उनको इंट्रोड्यूस करानी चाहिए या कब से करानी चाहिए कि वो खुद से खाना सीखे, डिपेंडेंट ना रहे किसी पर? बच्चे ना बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है, देख के सीखते वो देख के भी सीखते हैं और वो बताते हैं आपको कि आप हट जाओ मैं खुद खाऊंगा, यस, ठीक है। देयर कम्स अ स्टेज जब आप खिलाओगे नहीं, खुद उठाएगा, वो मसलेगा, नीचे फेंक देगा, उठा के खाने की कोशिश करेगा या सारे में लगा लेगा, फिर नीचे गिर जाएगा। वो स्टेज हर बच्चे की आती है। अब आप पे डिपेंड करता है, अगर आपने शुरू से नहीं भी किया तो अब तो हम बहुत प्रमोट करते हैं 6 months पे, अगर आप अपने हाथ से भी खिला रहे हो, आपको संतुष्टि नहीं मिल रही है, बेबी लेट वीनिंग में बच्चा खुद खाता है, अपने हाथ से खाता है, बहुत गिराता है, कुछ चाहता भी नहीं है कई बार अंदर, ठीक है, बट वो लर्निंग फेज है। इवेंचुअली जब वो खाना सीखता है वो मस्त खाता है, ठीक है। और क्योंकि कोई फोर्स फीडिंग नहीं होती तो उनके लो इनटेक डेज भी कम होते हैं, ठीक है। बट चलो आप वो नहीं कर रहे हो, आपको बहुत प्यार, और इंडिया में ब्यूटीफुल सेटिंग है अपनी प्यार लेना देना, तो उसका पार्ट एंड पार्सल है कि मैं अपने हाथ से खिलाऊंगा, सो ओके। लेकिन वो जब एज, उस टाइम भी आप बच्चे को खाना टच करने दो, गंद हो जाएगा, खिलारा मचा देता है ये, तो फिर उसको साफ कौन करता रहेगा, ठीक है। तो ये मैं अपनी बेटी, मेरी जो अभी 15 months की बेटी है, उसको जब मैंने 6 months पे अपना खाना खिलाना शुरू किया था तो मैं शेयर करती रहती हूँ कि उसकी अभी क्या चल रहा है, उसका क्या चल रहा है। तो लोग यही बोलते थे मुझे कि अरे तुम्हारी चादर कौन धोएगा, अब ये जो पोछा कौन लगाएगा, उनके बार लिए बार बड़ा कंसर्न है। हाँ बिल्कुल। तो वो मेरे घर में 2 या 3 से ज्यादा फर्नीचर नहीं है,
अच्छा। क्योंकि मुझे पता था कि भाई पहले मेरी बड़ी वाली छोटी थी, अब ये दूसरा बच्चा आ गया है, मेरे घर में नहीं है सामान। मतलब कई बार कोई बोलता है ना कि मैम अपना वीडियो भेज दो, मुझे कोई दीवार ढूंढनी पड़ती है, कोई साफ दीवार है क्या घर में? अच्छा। ऑल ऑफ देम आर कलर्ड, बट बच्चे ऐसे ही बड़े होते हैं। Yes. और अगर मैं उनको साफ सफाई स्टेरिलाइजेशन में अभी से डाल दूंगी कि भाई मैं तो एक इन्फ्लुएंसर हूँ, मेरे को तो अपने स्टेटस मेंटेन कर, वो मेरा बच्चा कहाँ जाएगा? उसकी क्रिएटिविटी कहाँ जाएगी? तो खाने से कनेक्शन बनाना डे 1 से ही बहुत जरूरी है। तो मैंने अपनी एक बुक लिखी है अभी, जिसमें इट्स ऑल अबाउट स्लीप, खाना पीना। सबसे बड़ा सेक्शन उसमें सॉलिड्स का है, स्टार्टिंग सॉलिड्स। इतना मेजर कंसर्न है ना कि खाना नहीं खाता मेरा बच्चा, कि ओपीडी में अगर मैंने 20 पेशेंट देखे हैं, उनमें से 15 पेशेंट जुकाम, खांसी, उल्टी, दस्त किसी के साथ भी आएंगे, जाते जाते मैं पर खाता नहीं है। इट इज ऑल अबाउट हाउ यू मेड देम। जब वो बोल रहा था लाओ मम्मा मैं खुद खाऊंगा, तब तो आपने दिया नहीं। तब आपने नहीं दिया, आपने तब उसको चिड़िया दिखा के उसके मुंह में साइड से खाना डाल दिया। ठीक है, फिर जब उसने नहीं खाया, उसको कनेक्शन ही नहीं बना खाने से, ना टच करने दिया, ना मजे लेने दिए, ना उसको गिराने दिया, बच्चा खेलता है। तो हम बोलते हैं फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में फूड इज नॉट टू फिल टमी, फूड इज टू कनेक्ट एंड प्ले। यस, ठीक है ना? तो वो आई थिंक थोड़ा काम मत समझो बच्चे के खाने को। तुम बिठाते हो, खाना खिलाते हो, काम खत्म हुआ, अब मैं खाना खाऊंगा, नहीं वैसे नहीं खाएंगे। लेट देम कनेक्ट विद देयर फूड। यस, एंड यू ईट इन फ्रंट ऑफ देम। नो, यू आर द बेस्ट मॉडल फॉर योर चाइल्ड। तुम जो करोगे वही कॉपी करने वाले हैं। बिल्कुल, ठीक है। थोड़ा सा चेंज आ रहा है धीरे धीरे। आपने ये चीज़ सच में बहुत सही बताई कि बच्चों को फूड से कनेक्शन बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना फिर बाद में वो आपको ही परेशान करेंगे। तो आई थिंक इस सेशन में हमने बहुत ही ब्यूटीफुली हर एस्पेक्ट को कवर किया और आपने इतने प्यार से, इतने अच्छे से हमें सब चीज़ों को समझाया है। आई एम श्योर हमारी ऑडियंस इस वीडियो को देख के बहुत ज़्यादा खुश होने वाली है। एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर हमारे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। आई डिड। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आई पर्सनली फील, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपसे बात करके, और आपका ऑरा इतना अच्छा है ना कि मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है आपसे बात करने में। हमारी कॉन्वर्सेशन अभी हालांकि हमें यही ख़त्म करनी पड़ेगी, समय की सीमा है हमारे पास, लेकिन सच में मुझे बहुत मज़ा आया आपसे बातचीत करके। एंड थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़ी, आपने हमें अपना समय दिया और इतने इंसाइटफुल चीज़ें हमारे साथ शेयर की जो पेरेंट्स के लिए सच में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो ऑडियंस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करेगा। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई और सवाल रह गए हों तो आप कमेंट सेक्शन के ज़रिए हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे डॉक्टर के ज़रिए उन सभी सवालों के जवाब देने का। ऐसे और भी स्वास्थ्य चर्चा रिलेटेड कंटेंट के लिए हमारे चैनल NBT लाइफ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।